जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दैनिक जीवन में हम अपने आसपास मिश्रणों के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। ये मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको हम साधारण विधि द्वारा इनके घटकों से अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम चावल में से कंकड़ को आसानी से बीन कर निकाल सकते हैं, या हम दैनिक जीवन में आटे को आसानी से छान सकते हैं। जो हम चाय बनाते हैं उसमें से चाय की पत्ती को अलग कर सकते हैं। लेकिन कई मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको हम सामान्य विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। हमको इनके घटकों को पृथक करने के लिए कुछ विशेष विधियां अपनानी पड़ती हैं, और इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण के बारे में। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, किस तरीके से हम विभिन्न विधियों को अपनाकर मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। इसमें पहली विधि है वाष्पीकरण। आप सभी जानते हैं कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसे कि हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण विधि द्वारा विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हमने एक कांच की प्लेट में एक मिश्रण लिया हुआ है जो कि स्याही और जल का मिश्रण है। इसमें जल जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा वाष्पीकरण हो जाता है, और नीचे उसमें स्याही जो है वो शेष रह जाती है। इसमें हम स्याही के मिश्रण को हम एक कांच की प्लेट में लेते हैं और नीचे से उसको हम ऊष्मा प्रदान करते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो जल है वह पानी बन के, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और जो प्लेट में हमें नीचे मिलता है, जो स्याही होती है, उसका रंग हमें दिखाई देता है। तो इस विधि द्वारा नीले अथवा काले रंग की डाई को उसके घटक से अलग करने में उपयोग किया जाता है। अगली विधि है अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन। कभी कभी द्रव में ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उसको छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, तब हम अपकेंद्रीकरण विधि को अपनाते हैं। इसमें हम किसी भी पदार्थ को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, जिसके कारण कि जो हल्के कण होते हैं, द्रव के जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, और भारी कण जो हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपकेंद्रक विधि द्वारा ऐसे पदार्थों को अलग कर सकते हैं जिसमें कि भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर आ जाते हैं। इनके इस विधि के अनुप्रयोग हैं जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, क्रीम में से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े की मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में। अगली विधि है अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। अघुलनशील पदार्थ क्या होते हैं? अघुलनशील पदार्थ वह द्रव होते हैं जिसमें कि दो पदार्थ या दो द्रव आपस में मिलते नहीं हैं। जिनका घनत्व अधिक होता है वो एक नीचे परत बनाते हैं, और जिनका घनत्व कम होता है वह उसके ऊपर एक परत बनाते हैं। उदाहरण के लिए जल और तेल का मिश्रण। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हम इस तरीके के मिश्रण को एक सेपरेटिंग फनल में लेते हैं, और उसके बाद ये हमें दो परतों में आसानी से दिखाई देता है। इसके नीचे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। जैसे ही हम इसको स्टॉप कॉक को खोलते हैं तो जो नीचे की परत होती है वो धीरे धीरे वह नीचे आने लग जाता है, और जैसे ही पूरी परत नीचे के बीकर में आ जाती है हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं, और हमें दो जो परत हैं वो अलग अलग हमें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम घनत्व के आधार पर दो अघुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में।
अगली विधि है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो वह तरल अवस्था में आए बिना सीधे वाष्प अवस्था में आ जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस तरीके का जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है उसको हम एक डिश में लेते हैं, जैसे नमक और कपूर का मिश्रण। और जब हम इस नमक और कपूर के मिश्रण को एक डिश में लेते हैं, नीचे से हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं और ऊपर इसके ऊपर एक हम फनल रखते हैं और उस फनल को हम ऊपर किसी भी स्टॉपर से उसको बंद कर देते हैं ताकि जो वाष्प है वो बाहर की ओर ना निकल सके और धीरे धीरे हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं। क्योंकि कपूर की विशेषता होती है कि वे ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, तो वो जैसे ही गर्म होता है उसको ऊष्मा मिलती है, वह भाप अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये उस कीप की ऊपर की ओर जमा होने लग जाता है और जब ये ठंडा होता है तो हमें ठोस अवस्था के रूप में कीप के ऊपर दिखाई देने लगता है। और क्योंकि नमक जो है वह ऊर्ध्वपातन की क्रिया को नहीं दिखाता है या उसकी ये विशेषता नहीं होती है कि वह ठोस अवस्था से सीधे भाप अवस्था में बदल पाए, तो वह नमक जो है वो हमको प्लेट में दिखाई देता है, जिससे हम यहाँ पर दो मिश्रणों को अलग कर सकते हैं। अगली विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी उन विलय के पृथक्करण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और उसके निचले किनारे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लेंगे। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद को रखेंगे। इसे हम सूखने देंगे और इसको जार या बीकर के जल में लेंगे। हम इसमें कागज़ को इस प्रकार रखेंगे कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देंगे। जैसे ही जल इस फिल्टर पेपर के ऊपर की ओर उठने लग जाएगा, हम इसको सावधानीपूर्वक देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो जल जैसे जैसे ऊपर की ओर उठता है वैसे वैसे ये अलग अलग रंगों में विभाजित होने लग जाता है। तो जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलय के रूप में है। जैसे ही जल फिल्टर पेपर पर ऊपर की दिशा की ओर बढ़ने लग जाता है, ये डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। ज़्यादातर डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होती हैं और जब रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो पाता है। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग तथा इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो कि एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इसके अनुप्रयोग हैं डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। अगली विधि है आसवन विधि या डिस्टिलेशन मेथड। आसवन विधि द्वारा 2 घुलनशील पदार्थों को अलग किया जा सकता है जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से ज़्यादा होता है। घुलनशील पदार्थ जैसे पानी में अगर हम दूध मिला देते हैं तो पानी में से दूध को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही अगर पानी में हम एसीटोन को मिलाते हैं तो पानी और एसीटोन को अलग करना, क्योंकि ये दोनों घुलनशील पदार्थ हैं, इनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम
इनको इनके क्वथनांक के आधार पर हम इनको अलग अलग करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पानी और एसीटोन, पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जो एसीटोन का क्वथनांक होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम इसको, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हम इसमें एक एपरेटस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राउन बॉटम फ्लास्क है, उसमें हम पानी और एसीटोन का मिश्रण लेते हैं और उसको एक कंडेंसर से जोड़ते हैं और उसको एक कोनिकल फ्लास्क में जाकर के जोड़ते हैं। जैसा कि आप इस पूरे चित्र में देख रहे हैं कि एसीटोन और पानी का जो मिश्रण है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं और धीरे धीरे इसको नीचे से गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे ही थर्मामीटर में तापमान जो है 56 डिग्री पहुंचता है, जो एसीटोन है वो धीरे धीरे भाप बनना शुरू हो जाता है और इस कंडेंसर द्वारा उसमें से जो भाप है वो निकलना शुरू हो जाती है और वो जो कंडेंसर है उसको हम पानी द्वारा ठंडा करते हैं। पानी द्वारा ठंडा करने से जो भाप होती है वो फिर से भाप जो है वो इस ठंडक के कारण फिर से द्रव में बदलना शुरू हो जाती है और जो एसीटोन है वो हमें कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा होता दिखाई देता है। जब तक कि सारा 56 डिग्री पर जितना भी एसीटोन होता है वो धीरे धीरे वाष्प बन के इस कोनिकल फ्लास्क में जमा होने लग जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एसीटोन और पानी का जो दोनों का मिश्रण है वो हमें अलग अलग मिल जाता है। तो इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसके उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। अगली विधि है प्रभाजी आसवन, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें ये जो है अलग अलग क्वथनांकों पर हम अलग अलग मिश्रणों को जब अलग करते हैं, जैसे वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के ही समान होता है, केवल आसवन फ्लास्क तथा संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म होने पर झुलस जाते हैं। कुछ पदार्थ छानने के पश्चात भी शुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर भी ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। इसके अनुप्रयोग हैं समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने में। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि उसके आकार, आकृति, रंग, अवस्था आदि गुणों में परिवर्तन होना। याद रखिए कि भौतिक परिवर्तन का अभिप्राय एक नए पदार्थ का निर्माण होना बिल्कुल भी नहीं है।
भौतिक परिवर्तन की घटना को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे जब हम बर्फ़ को गर्म करने पर वह जल में बदल जाता है, अर्थात इसकी अवस्था बदल जाती है। पहले बर्फ़ ठोस अवस्था में होता है और फिर गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण हैं किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना, चीनी या नमक का जल में घुलना, गर्म करने पर धातु में विस्तार होना। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसे भी हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस नए पदार्थ के रासायनिक गुण क्रियाकारक पदार्थ से कुछ भिन्न प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसको भी हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ प्रारंभ में कार्बन ठोस अवस्था में होता है और ऑक्सीजन गैस अवस्था में, लेकिन क्रिया के बाद अर्थात रासायनिक परिवर्तन के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ गैस अवस्था में प्राप्त होता है, अतः इसमें अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो तरीके के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं के कुछ गुणधर्म हैं, जैसे ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, इसको हम तार के रूप में खींचा जा सकता है, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है और ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी आदि इसके उदाहरण हैं। अधातु के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातु ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में नहीं ढाला जा सकता है, ये चमकीली ध्वनिपूर्ण नहीं होती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं सोडियम, कार्बन इत्यादि। कुछ तत्व धातु अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें हम उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है। उदाहरण के लिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। तत्व जब नियत अनुपात में रासायनिक क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप लोग पानी का उदाहरण देख रहे हैं, ये पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिलकर के पानी का यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर जब यौगिक बनता है तो उसका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। अगर हम उसके अनुपात को निश्चित नहीं रखते हैं तो हमें यौगिक प्राप्त नहीं होता है। बच्चों, अभी तक आप जान ही गए होंगे कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है। तत्व
तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक आदि। ये सारे तत्व हैं क्योंकि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं, इसमें किसी और का परमाणु मिश्रित नहीं है। अगर हम यौगिक देखते हैं तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जैसे नमक, जल, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। ये सारे यौगिक के उदाहरण हैं। तो यौगिक जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। जब कोई तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर मिलते हैं तो उनको हम यौगिक कहते हैं। तो ये था तत्व और यौगिक में अंतर। अब यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है? पहले आप मिश्रण पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यौगिक एवं मिश्रण में क्या अंतर होता है। तो यौगिक जो होते हैं उसमें उपस्थित परमाणु एक निश्चित संख्या में संयोग करते हैं। हमने देखा कि उनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है, लेकिन हम मिश्रण में देखते हैं कि मिश्रण जो होते हैं उनमें कुछ निश्चित अनुपात नहीं होता है। उनके मिश्रण किन्हीं पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। अगर हम यौगिक देखते हैं तो यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है, क्योंकि ये एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं इसलिए इनका रासायनिक संगठन भी निश्चित होता है। लेकिन अगर हम इसको मिश्रण में देखें तो इसका संगठन निश्चित नहीं होता है। तीसरा अंतर है, बने यौगिक के गुण मूल पदार्थों से एकदम भिन्न होते हैं। जैसे हमने पहले कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण देखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर जो यौगिक बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो मूल पदार्थ से बिल्कुल उसके जो गुण हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में ये मूल अवयव अपने गुणों को बनाए रखते हैं। चौथा इसका अंतर है, मूल पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। हमने अभी बहुत सारी विधियां पढ़ी, उसमें हमने देखा कि जो यौगिक हैं उनके को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, इसके लिए हमें विशिष्ट विधियों का उपयोग करना पड़ता है। जबकि मिश्रण जो हैं उनके मूल अवयवों को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। द्रव्य जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि द्रव्य जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो में विभाजित करते हैं, तत्व और यौगिक। आपने अभी देखा कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और तत्व को भी हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में पढ़ा कि हम किस तरीके से विभिन्न विधियों द्वारा मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं, तत्व क्या होते हैं, धातुएं, अधातुएं और उपधातु क्या होती है, यौगिक क्या होता है, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, स्याही को उसके जलीय विलयन से कैसे पृथक करेंगे? स्याही को उसके जलीय विलयन से कैसे पृथक करेंगे? प्रश्न 2, तत्व एवं यौगिक में अंतर बताइए। प्रश्न 2, तत्व एवं यौगिक में अंतर बताइए। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ पड़ना। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ पड़ना। प्रश्न 4, ऊर्ध्वपातन क्या है? प्रश्न 4, ऊर्ध्वपातन क्या है? धन्यवाद।